Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपके 11th क्लास की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल. तो यानी कि जो ये चैप्टर है, अगर आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना है तो आपने देखा होगा कि जो एलिंग प्लेनेट है ये और कोई नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, और जनसंख्या के बढ़ने की वजह से हमारी पृथ्वी पर क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और आ रही हैं, और आने वाली पीढ़ी में हम किस प्रकार का प्लेनेट देने जा रहे हैं, और उससे बचने के लिए जो भी समस्या हमारे सामने अब हैं, तो हमें आने वाली पीढ़ी को एक हेल्दी और एक सुरक्षित जो ग्रह उसको देने के लिए इस पूरे चैप्टर में किसने कितनी तैयारी की है और किसने किस प्रकार पूरे समाज को जगाने की कोशिश की, यही सब इस पूरे चैप्टर में बताया गया है. और आज की इस क्लास में इसी चैप्टर से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं हम उनको एक एक करके हैंडल करेंगे, और आप ये देखेंगे कि एक एक क्वेश्चंस को आप कैसे आंसर करेंगे. आई होप कि आप सभी सारे जो ये क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सुनेंगे और उनके आंसर को सीखने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ आप अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन. वेल डियर स्टूडेंट्स, लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछा गया है कि लोकेट द लाइंस इन द टेक्स्ट, यानी कि इस चैप्टर में उन लाइनों को प्रस्तुत कीजिए, यानी कि उन लाइनों को लोकेट कीजिए दैट सपोर्ट, जो कि सपोर्ट करती हूँ द टाइटल द एलिंग प्लेनेट, यानी कि जो इस चैप्टर का जो शीर्षक है कि एक बीमार ग्रह, उस शीर्षक को सपोर्ट करने वाली लाइनों को प्रकट करेंगे. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि लाइन्स इन द टेक्स्ट, यानी कि इस चैप्टर में वे लाइन विच सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लेनेट आर, यानी कि वे लाइन जो कि इस चैप्टर के शीर्षक को सपोर्ट करती हैं, वो इस प्रकार हैं कि जो पहला पॉइंट है इसमें है कि द अर्थ वाइटल साइन रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइन हेल्थ, यानी कि जो पृथ्वी के जो विशेष संकेत हैं उनसे ये बात सामने आती है, यानी कि वह ये रिवील करते हैं, यानी कि उस चीज़ का खुलासा करते हैं कि पेशेंट इन डिक्लाइन हेल्थ, यानी कि जो पृथ्वी की जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो धीरे धीरे गिर रहा है. पॉइंट सेकंड से पता चलता है कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स, की क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देने जा रहे हैं ए स्क्रोस्ड प्लेनेट, यानी कि एक झुलसा हुआ एक सूखा ग्रह, ए स्क्रोस्ड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, यानी कि जिसमें सूखा और एक झुलसा हुआ जो ग्रह है जिसके अंदर मरुस्थल बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो पेड़ों का कटाव है वो बढ़ता जा रहा है, इम्पावरिस्ड लैंडस्केप, और दूर दराज जो ये खुला मैदान है, भूभाग बढ़ता जा रहा है जहाँ पर कोई जंगल नहीं है, एंड एलिंग इन्वायरमेंट, और जो पर्यावरण है जो कि बीमार कर देने वाला जो पर्यावरण है, क्या हम ऐसा ग्रह अपने आने वाली पीढ़ी को देंगे. अब जो तीसरा पॉइंट है इससे भी हमें पता चलता है कि जो ये चैप्टर का जो शीर्षक है द एलिंग प्लेनेट, उसको ये लाइन भी सपोर्ट कर रही है कि दिस सिस्टम आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, यानी कि जो ये सिस्टम है ये एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जो कि कायम नहीं रह सकता, यानी कि जिसकी डिमांड कभी भी बढ़ सकती है. अ पॉइंट, यानी कि एक ऐसा स्तर वेयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग एम्पायर्ड, यानी कि जिसमें जो उत्पादक क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कि वो ख़राब होती जा रही है. अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट और है जिससे कि हमें इस चैप्टर के शीर्षक का जो एलिंग प्लेनेट है उसके बारे में जस्टिफिकेशन मिल जाता है, यानी कि उसको सपोर्ट करने के लिए लाइन और भी हैं. तो इसमें लिखा हुआ है कि 3 ईयर स्टडी, यानी कि 3 सालों का जो अध्ययन है यूजिंग सैटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी, जिसके अंदर कृत्रिम उपग्रह और हवाई छायाचित्रों का प्रयोग किया गया, कंडक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस, जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा शुरू किया गया था. वॉन्स, उनसे हमें चेतावनी मिलती है कि द इन्वायरमेंट हैज़ डिटोरेटेड सो बैडली, यानी कि जो पर्यावरण है वो बहुत ही बुरे तरीके से ख़राब हो चुका है, दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज़, यानी कि वह इतनी बुरी दयनीय यानी कि गंभीर हालत में है कि जो कि 88 जो देश है उनमें से ज़्यादातर देशों में ये गंभीरता से फैल रहा है, यानी कि गंभीर स्थिति है इन्वेस्टिगेटेड जिनका अध्ययन किया गया है. अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी कि संसार का सबसे खतरनाक जानवर, यानी कि जो एक नोटिस बोर्ड पर अगर आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना है तो ल्यूसाका जोम्बिया के अंदर एक जो चिड़ियाघर है वहाँ पर एक पिंजरे पर एक नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा गया है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी कि संसार का सबसे ज़्यादा खतरनाक जो जानवर है वो पिंजरे में दिखाई देने वाला जानवर नहीं है, बल्कि वह जानवर है जो कि आप शीशे में खुद को देखते हैं.
तो इस बारे में ना ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस नोटिस का क्या मतलब है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द नोटिस एट द केस सोज, यानी कि जो सूचना पट है जो कि पिंजरे पर लगा हुआ है, सोज वो दर्शाता है कि द डेंजरसनेस ऑफ मैन हिमसेल्फ, यानी कि जो एक खतरा है, यानी कि जो मनुष्य के ऊपर जो खतरा है वो मनुष्य ही उसका कारण है। 8 पॉइंट्स, यानी कि यह ये भी बात बताता है कि 8 पॉइंट्स आर दैट फैक्ट दैट ह्यूमन बींग्स हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू इकोलॉजी ऑफ आवर अर्थ, यानी कि इससे पता चलता है कि मनुष्य ने खुद ही ऐसे कारण पैदा किए हैं जिसकी वजह से जो पृथ्वी की जो इकोलॉजी है, यानी कि जो पृथ्वी की पारिस्थितिकी जो स्थिति, यानी कि जो समूची पृथ्वी पर जो नुकसान हो रहे हैं, जो खतरा है, वो मनुष्य उसका कारण खुद ही है। एंड दे हैव डिग्रेडेड द एनवायरनमेंट, और उन्होंने पूरे पर्यावरण को खराब किया हुआ है। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया कि हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लेटेड, यानी कि पृथ्वी का जो मुख्य है, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मुख्य, पृथ्वी का जो मुख्य जैविक तंत्र यानी कि जो जैविक प्रक्रिया है उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यानी कि किस प्रकार से वो कम होता जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर में आप लिखते हैं कि द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के मुख्य रूप से 4 प्रकार के जो जैविक तंत्र हैं, आर बीइंग इंडिस्क्रिमिनेटली ओवर यूज्ड, यानी कि उनका अंधाधुंध तरीके से अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। वी आर कैचिंग मोर फिशेज, हम अत्यधिक मात्रा में मछली पकड़ रहे हैं। कटिंग और फॉरेस्ट टू गेट फ्यूल, और ईंधन को प्राप्त करने के लिए हम अपने जंगलों को काटे जा रहे हैं। एंड कन्वर्टिंग आवर ग्रास लैंड एंड वुडलैंड इनटू डेजर्ट, और हमारे जो घास के मैदान हैं और जो जंगलों के जो मैदान हैं, लकड़ियों के जो मैदान हैं, उनको हम मरुस्थल में बदलते जा रहे हैं। एंड वेस्टलैंड, और उनको बंजर जमीन में भी बदलते जा रहे हैं। 10 इस प्रकार दे आर बीइंग डिप्लेटेड, इस प्रकार उनका हनन हो रहा है, उनका पतन किया जा रहा है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया कि वाई डज द ऑथर एवर, यानी कि लेखक इस बात की घोषणा क्यों करते हैं कि दैट द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि संसार की जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, यानी कि सबसे मजबूत कारकों में से एक कारक है जो कि डिस्टॉर्टिंग, जो कि बर्बाद करे, जो कि नष्ट कर रही है द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि भविष्य में आने वाली जो मनुष्य की जो सोसाइटी है, मनुष्य समाज का जो भविष्य है उसको खराब करती जा रही है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि हैविंग मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन गेटिंग मोर वर्कर्स, यानी कि ज़्यादा बच्चों का होने का मतलब यह नहीं है कि ज़्यादा वर्कर का, यानी कि ज़्यादा कर्मचारियों का होना, बल्कि वी हैव मोर अनएम्प्लॉयड पीपल, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमारे पास बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो कि बेरोजगार होंगे। हु डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू, जिनके पास कोई भी काम नहीं होगा करने के लिए। दे यूज़ अप नेचुरल रिसोर्सेज रैपिडली, और वे जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं उनका बड़ी तेज़ी से प्रयोग करते हैं। पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल्ड, जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग इनकम, आय में वृद्धि करके, स्प्रेडिंग एजुकेशन, शिक्षा का प्रचार प्रसार करके, एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, और स्वास्थ्य में सुधार ला करके। बट सैडली, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहे हैं कि इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन प्रूव, यानी कि जो बढ़ती जो जनसंख्या है उससे बात साबित होती है कि ऑल आवर अटेम्प्ट्स, यानी कि हमारी सारी तमाम कोशिशें फॉर इंक्रीजिंग इनकम, यानी कि आय को बढ़ाने की जितनी भी सारी कोशिशें हैं एक्सेट्रा इत्यादि, फ्यूटाइल, वे सभी व्यर्थ साबित हुई है, यानी कि उनको कोई भी फायदा नहीं हुआ है। अब इसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन और भी पूछे गए जो कि टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में है, जिसमें आपको डिस्कस करना है, यानी कि 4 के बच्चों के समूह में आपको डिस्कस करना है। डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको डिस्कस करना वो ये है कि लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया, कि जो कानून है यानी कि ना तो उनका आदर किया जाता है ना ही उनको एक प्रभाव तरीके से लागू किया जाता है हमारे भारत में। तो इसका कारण क्या है, इसके बारे में आपको विचार करना है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द टॉपिक यानी कि जो विषय है जिसके बारे में हमें विचार करना है, लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स इन इंडिया, कि कानून का ना तो सम्मान यानी कि आदर किया जाता है, ना ही उनको अच्छे तरीके से लागू किया जाता है। इज़ अ कॉम्प्लेक्स इश्यू विद मल्टीपल पर्सपेक्टिव, यानी कि यह बहुत ही पेचीदा मुद्दा है जो कि अलग अलग विचारधारा यानी कि दृष्टिकोण को लेकर के बैठे हुए हैं। फॉर दिस, इसके लिए वी शुड अंडरस्टैंड, यानी कि इसके लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए दैट द
दैट देर आर मैनी चैलेंजेस, के यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ हैं इन लॉज इन्फोर्समेंट, यानी कि कानून को लागू करने के विषय में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना होता है। आउट ऑफ दैम फ्यू आर अंडरविथ, की उसमें से कुछ चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट वह है कि ओवरबर्डन जुडिशल सिस्टम, यानी कि जो हमारी न्याय प्रणाली है उसके ऊपर ज़्यादा बोझ हैं। इंडिया जुडिशल फेसेस अ मैसिव बैकलॉग ऑफ केसेस, यानी कि जो भारत की न्याय प्रणाली है उसके सामने बहुत सारा बैकलॉग है केसेस, यानी कि बहुत सारे केसेस का जमावड़ा लगा हुआ है, यानी कि बहुत सारे केसेस का ढेर लगा हुआ है। लीडिंग टू डिलेज इन अनसफिशिएंसीज, यानी कि जिसकी वजह से जो न्याय है वो लेट होता है और उसमें स्पष्टता नहीं हो पाती। सेकंड पॉइंट है करप्शन एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि भ्रष्टाचार और उसका प्रभाव। इसमें आगे लिखा हुआ है कि करप्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि जो करप्शन है और जो इसका प्रभाव है, कैन हिंडर, उसकी वजह से बाधा आ सकती है, द इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, यानी कि कानून को प्रभावशाली तरीके से लागू करने में बाधा आ सकती है। पॉइंट नंबर थर्ड, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, यहाँ पर जागरूकता की कमी और शिक्षा की कमी भी एक कारण है कि लिमिटेड अवेयरनेस अबाउट लॉज एंड राइट्स कैन प्रिवेंट सिटीजन्स फ्रॉम सीकिंग जस्टिस, यानी कि लोगों को न्याय की जो चाह रखते हैं, यानी कि जो लोगों को जो न्याय मिलने की जो उनकी इच्छा होती है उसमें कमी आती है, जिसमें उनकी जागरूकता और जो उनका अधिकार है अगर उनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है तो उसकी वजह से भी उनको समय से न्याय नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 4 इसमें लिखा है कि इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, यानी कि सीमित संसाधन। तो इसमें लिखा है कि द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कि लॉ को लागू करने के जो विभाग होते हैं ऑफन फेस रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट, यानी कि वो सीमित साधनों की कमियों का सामना करते हैं, इंक्लूडिंग इन एडुकेट फंडिंग, यानी कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उनको फंडिंग नहीं मिलता, पर्सनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि उसके पास हर तरीके से कमियाँ रहती है, पर्सनल की यानी कि अधिकारियों की, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो उनका तंत्र है जिस तरीके से वो उनको अच्छे से कानून को लागू करेंगे तो उनमें कुछ कमियाँ रह जाती है। इसके बाद है एफर्ट्स टू इम्प्रूव लॉ इन्फोर्समेंट, यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट में कुछ और भी कोशिशें की गई हैं। वो पहला ये है कि रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव, यानी कि कुछ सुधार और उसमें की गई पहल। तो इसमें आप लिखते हैं कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वेरियस रिफॉर्म्स, यानी कि भारतीय सरकार ने विभिन्न प्रकार के सुधार किए हैं, सच है जैसे कि द डिजिटलाइजेशन ऑफ द कोर्ट्स, यानी कि कोर्ट को तकनीकी से जोड़ना, एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लॉज, और नए प्रकार के कानून को भी लागू करना। पॉइंट नंबर 2 इसमें लिखा है कि इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉ, यानी कि कानून की जवाबदेही और कानून की पारदर्शिता को बढ़ाना। तो इसमें आप लिखते हैं कि एफर्ट्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, यानी कि कानून की पारदर्शिता को बढ़ाने की कोशिश, एंड अकाउंटेबिलिटी विद इन लॉ, और कानून की जवाबदेही को भी बढ़ाने की जो कोशिश है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज, यानी कि जो विभाग हैं जो कि कानून को लागू करते हैं, कैन हेल्प, वे सहायता कर सकते हैं, बिल्ड ट्रस्ट, विश्वास बढ़ाने में, एंड इम्प्रूव इन्फोर्समेंट, और कानून को लागू करने में जो सुधार है उसको बढ़ाने में। आगे इसमें पॉइंट नंबर 3 पब्लिक अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट, यानी कि जो पब्लिक है उनकी जागरूकता को बढ़ाना। आगे इसमें लिखा है कि इनिशिएटिव टू एजुकेट सिटीजन, यानी कि जो नागरिक हैं उनको शिक्षित करने की जो पहल है अबाउट देयर राइट्स, उनके अधिकारों के विषय में, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनकी जिम्मेदारियों के विषय में, कैन प्रमोट अ कल्चर, एक ऐसी संस्कृति को आगे रख सकती है ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द लॉ, यानी कि जिससे कि वह कानून का सम्मान करे। तो इसमें आपके सामने कुछ कंक्लूजन भी है। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष है कि वाइल देर आर चैलेंजेस इन लॉज इन्फोर्समेंट इन इंडिया, यानी कि हालांकि भारत में कानून को लागू करने में कुछ चुनौतियाँ होती हैं, it is essential to acknowledge the efforts being made to improve system, यानी कि हमें यह भी स्वीकार करना जरूरी है कि जो कोशिशें की जा रही हैं जो कि इसको और भी सुधार करने में, वो भी हमें समझनी चाहिए। बाय वर्किंग, कार्य करके, टुगेदर, यानी कि नागरिकों का एक साथ कार्य करके, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड गवर्नमेंट, यानी कि जो कि कानून को लागू करने वाले जो विभाग हैं और जो सरकार हैं, कैन प्रमोट अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द लॉ,
कि वो कानून का रिस्पेक्ट करने की एक संस्कृति हमारे सामने रख सकती है। एंड इंश्योर दैट जस्टिस इज सर्व्ड टू ऑल नीडी पीपल, और ये आपको विश्वास दिला सकती है, यानी कि आपको आश्वासन दिला सकती हैं कि न्याय सभी ज़रूरतमंद लोगों के लिए है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपको डिस्कस करना है कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स एज क्रोज्ड प्लेनेट, क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, यानी कि जो इसमें और सक्सेसर्स का मतलब है आने वाली पीढ़ियाँ, यानी क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सूखा हुआ झुलसा हुआ ग्रह देंगे, ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, यानी कि जिसमें हर तरफ मरुस्थल हो, एम्पावरिस्ट लैंडस्केप, और वीरान उजड़ा हुआ एक भूभाग हो, भूखंड हो जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नजर न आए, एंड एन एलिंग एनवायरनमेंट, और एक बीमार पड़ा हुआ पर्यावरण हो, यानी कि क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक खराब और बहुत ही बीमार पड़ा हुआ एक ग्रह देंगे। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि, तो इसके डिस्कशन के लिए इसके आंसर में आप लिखते हैं कि दिस क्वेश्चन हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड्स, यानी कि जो ये क्वेश्चन है ये अर्जेंट नीड्स यानी कि बहुत ही ज़रूरी आवश्यकताओं को सामने प्रकट करता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिस, जो कि लगातार रूप से किया जाने वाला जो कार्य है, एंड इन्वायरमेंट, और पर्यावरण के लिए किया जाने वाले जो कार्य है, स्टीवर्डशिप, यानी कि जो कि उसके प्रबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है। हेयर वी ऑल कैन ईजिली टेक व्यूज़, यानी कि हम यहाँ पर बड़ी आसानी से ये विचार कर सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस इन एक्शन, यानी कि इन सारे जो कार्यवाही है हम इनके परिणाम को आसानी से देख सकते हैं, आर अंडरवेज जो कि यहाँ पर निम्नलिखित रूप से लिखे हुए हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट वो ये है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि यहाँ पर जो पर्यावरणीय जो हानि है उसके बारे में बात बताई जा रही है कि इसमें रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जो बहुत ही तेज़ी से उभरती हुई जो जनसंख्या की जो वृद्धि है, एंड इंक्रीजिंग डिमांड्स, और उनकी बढ़ती जो मांग है, एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और प्राकृतिक संसाधन है, हैव लेड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, उसकी वजह से पर्यावरणीय हानि हो रही है, इंक्लूडिंग डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जिसके अंदर जंगलों की कटाई शामिल है, पोल्यूशन प्रदूषण शामिल है, क्लाइमेट चेंज जलवायु में जो परिवर्तन है वो शामिल है, एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जिसमें जैविक संतुलन का बिगड़ना भी शामिल है। और जो इसमें दूसरा पॉइंट है वो है कि रिसोर्स डिप्लेशन, यानी कि जो संसाधन है उनमें गिरावट आना, कहते हैं कि अनसस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो अनियमित रूप से, यानी कि अंधाधुंध तरीके से जो संसाधनों का जो प्रयोग किया जा रहा है, सच एज फॉरेस्ट, वाटर, लैंड एंड मिनरल्स, यानी कि जैसे कि जंगलों का प्रयोग किया जा रहा है उनको हम काट रहे हैं, पानी का प्रयोग कर रहे हैं, भूमि का प्रयोग कर रहे हैं, मिनरल्स और जो उसमें लवण आदि निकलते हैं उनका प्रयोग हम कर रहे हैं, थ्रेटन्स, उनसे यह एक हानिकारक संकेत हमें मिलते हैं, थ्रेटन्स द प्लैनेट्स एबिलिटी टू सपोर्ट फ्यूचर जनरेशन, यानी कि इससे ये हानिकारक संकेत मिले हैं कि जो हमारे प्लैनेट यानी कि जो हमारा जो ग्रह है उसी योग्यता में जो कमियां हैं उसके लिए थ्रेटन्स मिले, यानी कि उसके लिए बहुत ही घातक संकेत मिले कि वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन यानी कि जो भावी पीढ़ियां हैं उनको सपोर्ट करने में योग्य होगी या नहीं भी होगी। अब आगे है तीसरा पॉइंट, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु में परिवर्तन। कहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर्टिकुलरली ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी कि जो मानवीय जो क्रियाकलाप होते हैं पर्टिकुलरली ग्रीन हाउस यानी कि विशेष रूप से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, यानी कि इनकी वजह से जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, विच हैज़ सेवर कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूडिंग राइजिंग सीज लेवल, जिसकी वजह से ये परिणाम सामने आया जिससे कि जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ रहा है, मोर फ्रिक्वेंट नेचुरल डिजास्टर, जिसकी वजह से जो प्राकृतिक रूप से जो विपदा आ रही है, प्राकृतिक रूप से जो डिजास्टर हैं जो विपदाएं हैं वो सामने आ रही है, एंड अल्टर्ड इकोसिस्टम, और जो हमारा जो इकोसिस्टम है उसके अंदर भी परिवर्तन आ रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि उन आवश्यकताओं के बारे में, नीड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि नियमित रूप से जो विकास के लिए कोशिशें की जाएंगी, जो आवश्यकताएं हैं उनके बारे में, टू मेक द प्लेनेट हेल्थी, यानी कि इस ग्रह को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, यानी कि अपनी पृथ्वी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो कोशिशें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो इसमें पहला पॉइंट है वो है कि कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन, यानी कि संरक्षण एंड भंडारण के बारे में बात की गई है। तो इसमें कहते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व नेचुरल हैबिटेट्स, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से जो जीव जंतु
जो जंगलों में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनकी सुरक्षा करें और उनको संरक्षित रख सकें। एंड नेम्ड एंड अननेम्ड स्पीसीज, और जो सूचीबद्ध की जाने वाली जो प्रजातियां हैं और जिनकी सूची अभी नहीं बनाई है, यानी कि जिनके हम नाम तक भी नहीं जानते, उनको भी बचाए रखने के लिए भी हमारी कोशिशें बहुत ज़रूरी हैं। फॉरेस्ट जंगलों को बचाने के लिए वाटरलैंड यानी कि जलीय स्थान है जो, एंड ओशियन जो हमारे समुद्र हैं, महासागर हैं, फॉर मेंटेनिंग द होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल ग्रोथ, यानी कि जो कि संपूर्ण रूप से और पारिस्थितिक जो वृद्धि है उसको बनाए रखने के लिए, इन हेल्थ ऑफ प्लेनेट यानी कि एक ग्रह के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। सेकंड पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस, यानी कि जो ऊर्जा स्रोत में नवीनीकरण एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस, जिनके लिए नियमित रूप से कार्य किया जाए। तो इसमें लिखा है कि ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसिंग, यानी कि जो ऊर्जा के जो स्रोत है जिसमें हम लगातार रूप से परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि परिवर्तनीय ऊर्जा स्रोत, एंड अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसिंग, यानी कि जो नियमित रूप से ऐसे कार्य किए जा सकें जिसमें ऊर्जा में नयापन आए, एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, और जो वेस्ट जो चीज़ें हैं यानी कि जो ख़राब चीज़ें हैं, कचरा है, उसमें कमी करना, और उसकी कमी करने से सहायता मिल सकती है। कैन हेल्प मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, उसे सहायता मिल सकती है जो मानव के यानी कि मनुष्य के द्वारा जो हमारे पर्यावरण पर जो उनकी एक्टिविटीज़ के द्वारा जो वजन पड़ रहा है उसमें कुछ कमी आए। अब है तीसरा पॉइंट जिसमें बातें की गई है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इसमें हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी के बारे में बात की गई है। इसमें कहते हैं कि इट इज़ वेल अंडरस्टूड एंड सेड, कि इसको बड़े अच्छे से समझाया और बताया गया है दैट इंडिविजुअल्स कैन मेक अ डिफरेंस, कि हर व्यक्ति कुछ परिवर्तन ला सकता है बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, कि एक नियमित रूप से जो उनका जीवन का जो तरीका है, जीवन शैली, उसको अपना करके रिड्यूसिंग कंजम्पशन, और अपनी खपत को कम करके, एंड प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, और पर्यावरण से संबंधित जागरूकता को फैला करके एक्सेट्रा अगर ऐसे कार्य किए जाएं तो इसमें हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से हमारी जो पृथ्वी है उसको स्वस्थ बनाया जा सकता है। अब आपके सामने इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको डिस्कस क्या करना है। इसमें यह है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, यानी कि हमें जो ये पृथ्वी है ये अपने पूर्वजों से किसी विरासत में नहीं मिली है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बल्कि हमने ये अपने बच्चों से उधार ली है, यानी कि हमें ये अपने बच्चों को वापस लौटानी भी है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि दिस स्टेटमेंट, यानी कि जो ये स्टेटमेंट है यानी कि जो कथन है दैट वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, की हमें जो ये पृथ्वी अपने पूर्वजों से किसी विरासत में नहीं मिली है, बल्कि वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बल्कि ये हमने अपने बच्चों से उधार ली है। अंडरस्कोर्स, यानी कि बात को साफ साफ तौर पर प्रकट करता है द इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो हमारी बहुत ही ज़रूरी जो जिम्मेदारियां हैं वे बियर टू वर्ड्स द प्लेनेट, यानी कि जो कि हमें अपने ग्रह के प्रति निभानी है। इट एम्फेसाइजेज, यानी कि इस बात पर जोर देता है कि आवर एक्शंस टुडे विल डिटरमिन द फ्यूचर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हमारे आज के जो एक्शन है यानी कि जो आज के हमारे जो क्रियाकलाप हैं, जो कार्य हैं, वो आने वाले जो भविष्य हैं, हमारी पृथ्वी के लिए आने वाला भविष्य तय करता है, जो कि कार्य हम आज करते हैं फॉर जनरेशंस टू कम, और उन सभी पीढ़ियों के लिए भी एक भविष्य तैयार करता है जो कि भविष्य में आएंगी। दिस पर्सपेक्टिव जो अवधारणा है इंकरेजेस, ये हमें साहस देती है सस्टेनेबल प्रैक्टिस, यानी कि ऐसे नियमित कार्य करने के लिए, इन्वायरमेंटल स्टूवर्डशिप, यानी कि जो पर्यावरणीय प्रबंधन है उसके लिए कार्य करने के लिए, एंड थॉटफुल डिसीजन मेकिंग, और बहुत ही निर्णायक जो डिसीजन है उसको लेने के लिए, टू इंश्योर, और इस बात को पक्का करने के लिए दैट वी लीव बिहाइंड अ हेल्थी थ्राइविंग प्लेनेट फॉर आवर चिल्ड्रन, कि हम अपने बच्चों को बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही अच्छा ग्रह देंगे। बाय एक्नॉलेजिंग, इस बात को स्वीकार करते हुए दैट द अर्थ इज़ अ बोरोड रिसोर्सेज, कि जो ये अर्थ है ये उधार लिया हुआ एक स्रोत है। वी आर रिमाइंडेड ऑफ आवर ड्यूटी, कि हमें हमारे कर्तव्य के प्रति हमें याद दिलाया जाता है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इट, कि हमें इसको सुरक्षित और इसको बचाए रखना है।
इसको सुरक्षा देनी है, और रेदर देन एक्सप्लॉइटिंग इट, ना कि इसका शोषण करना है। फॉर शॉर्ट टर्म गेन, यानी कि थोड़े समय की उन्नति के लिए हमें इसका शोषण नहीं करना बल्कि इसको बचाना है और इसको संरक्षित रखने के लिए हमें याद दिलाया जाता है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा गया है डिस्कस करने के लिए द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर पॉपुलेशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट आवर एवरीडे लाइफ, यानी कि जो हमारे दिन प्रतिदिन का जो जीवन होता है उसको प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे जो प्रभावित करती है वो है हमारे संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या। तो इसके बारे में आपको क्या डिस्कशन करना है, तो इसमें आप लिखते हैं कि देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ आवर पॉपुलेशन, यानी कि जो जनसंख्या की वृद्धि है उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं दैट डायरेक्टली, जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं आवर एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारी प्रतिदिन की जो लाइफ है, यानी कि जो जीवन है, हर रोज़ का जो जीवन है उस पर प्रत्यक्ष रूप से वो प्रभाव डालती है। दीज प्रॉब्लम पोज सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर आवर लाइफ, और इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है हमारे जीवन के लिए बहुत ही अलग प्रकार की चुनौतियाँ हमारे सामने रखते हैं। दीज आर हेयर, वो आपके सामने हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि वाटर स्कैरसिटी, यानी कि यहाँ पर जो पानी की भी समस्या हमारे सामने आती है कि इंक्रीज डिमांड ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी की जो मांग है, यानी कि पानी की बढ़ी हुई जो मांग है लीड्स टू शॉर्टेज एंड अफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जिससे कि हमें जो पानी की जो कमी सामने आती है, यानी कि उसकी जो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जिसमें जो पीने वाला जो जल है उसकी भी कमी है, एंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, और जो कृषि और उद्योगों के लिए जो पानी चाहिए उसमें भी उसकी कमी आ रही है। सेकंड पॉइंट है फूड इनसिक्योरिटी, यानी कि खाद्य असुरक्षा। फीडिंग अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसको खाना खिलाना, यानी कि उसको भोजन कराना। पुट्स प्रेशर, जो कि प्रेशर डालता है, जो कि दबाव डालता है ऑन फूड प्रोडक्शन, यानी कि खाद्य उत्पादन पर। लीडिंग टू स्कार्सिटी, यानी कि जहाँ पर जो कमी है, खाद्य पदार्थ की जो कमी है, प्राइस हाइकिंग, और कीमतों में जो वृद्धि है, एंड मेल न्यूट्रिशन, और उसमें जो कुपोषणता है उसमें भी बढ़ोतरी के लिए अलग संकेत सामने आते हैं। पॉइंट नंबर 3 जिसमें आप लिखते हैं कि एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, यानी कि वायु एंड जल प्रदूषण। जिसमें आप लिखते हैं कि इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, यानी कि बढ़े हुए औद्योगिक के जो कार्य हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं। व्हीकल एमिशंस एंड वेस्ट प्रोडक्शन, और यातायात के साधनों के द्वारा जो उनका उत्सर्जन, यानी कि जो उनका जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है जैसे कि धुआं है और जो उनका ऑयल है। कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन, जिनकी वजह से वो प्रदूषण बढ़ाने में अपना सहयोग देते हैं। नेगेटिवली इम्पैक्टिंग पब्लिक हेल्थ, और इसकी वजह से वो पब्लिक हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। और इसके बाद अब पॉइंट नंबर 4 जिसमें है कि अर्बनाइजेशन एंड कंजस्शन, कि इसमें शहरीकरण करना। तो इसमें कहते हैं कि रैपिड इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन, यानी कि जो जिस तरीके से लगातार रूप से और बहुत ही तेज़ गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। डिमांड्स कॉन्टिन्यूसली हाउसिंग, वो उसी तरीके से घरों की डिमांड भी कर रहे हैं फॉर द पीपल, लोगों के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस, और इसकी वजह से डिमांड डिफॉरेस्टेशन कम्स इन रोल, इसी वजह से जो पेड़ों का कटाव है, यानी कि वहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं, इसी वजह से जंगल के कटाव की भी डिमांड बढ़ती है। एंड मच ऑफ द एरिया ऑफ फॉरेस्ट डिसअपियर्स, और इस वजह से जो जंगल का बहुत बड़ा भूभाग है वो देखते देखते गायब हो जाता है। टू मीट द लिविंग ऑफ द पीपल, जिस तरीके से लोगों का जो जीवन यापन है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगल को उजाड़ देते हैं। एंड और पीपल हैव टू फेस पुअर लिविंग कंडीशंस, और इसी वजह से लोगों को अपना एक बहुत ही बुरा जीवन जीना पड़ता है, यानी कि उनके जीवन में बहुत ही पुअर कंडीशंस होती है, बहुत ही प्रॉब्लम्स भरे जो उनका जीवन है उनको जीना पड़ता है। अब इसके बाद है पॉइंट नंबर 4 जिसमें हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, यानी कि बेरोजगारी और गरीबी के बारे में। तो इसमें यह है कि अनसफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो नौकरियों की जो कमियां हैं, यानी कि नौकरी के जो अवसर की जो कमियां हैं, एंड रिसोर्सेज, और जो उनके संसाधन हैं उनकी जो कमियां हैं। परपेचुएट पॉवर्टी एंड सोशल अनरेस्ट, उनकी वजह से जो गरीबी है, गरीबी में बढ़ोतरी होती है क्योंकि उनको कोई रोज़गार नहीं मिलता। एंड सोशल अनरेस्ट, और सामाजिक अस्थिरता फैलती है।
और इसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और भी जो कि आपके हैं थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, यानी कि इस चैप्टर में कुछ लैंग्वेज को यानी कि कुछ भाषाओं को संबंधित कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, तो जिसमें आपको विचार करना है। तो इसमें यह है कि जो पहला पॉइंट है, द फ्रेज इंटर आलिया मीनिंग अमंग अदर थिंग्स इज वन ऑफ द मैनी लैटिन एक्सप्रेशंस कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश, यानी कि जिस तरीके से जो फ्रेज यानी कि वाक्यांश आपके सामने जो इंटर आलिया दिया गया है, इसी वजह से कुछ और भी इसमें शब्द हैं जो कि लैटिन भाषा से लिए गए हैं, जो कि आमतौर पर इंग्लिश भाषा में यूज़ किए जाते हैं। तो आप उनके बारे में क्या विचार करते हैं। फाइंड आउट व्हाट दीज लैटिन फ्रेज मीन, यानी कि इन जो लैटिन फ्रेज यानी कि जो लैटिन भाषा के जो वाक्यांश हैं जो कि हम अपनी इंग्लिश भाषा में यूज़ करते रहते हैं आमतौर पर, उनका तात्पर्य, उनका मीनिंग क्या है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस पूरे चैप्टर में दिए गए हैं, यानी कि जो लैटिन भाषा के कुछ वर्ड्स हैं उनका मीनिंग क्या है। तो जिसमें जो पहला है वह है प्राइमा फेसी, यानी कि फर्स्ट व्यू ऑफ द थिंग, यानी कि प्राइमा फेसी होता है कि जो पहली बार देखने से जो चीज़ें सामने नज़र आती हैं उसके लिए प्राइमा फेसी इसमें लिखा गया है। आगे है एड हॉक, यानी कि डन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़, यानी कि कोई भी कार्य एक किसी खास उद्देश्य के लिए किया गया है, तो उसको हम बोलेंगे एड हॉक। इसमें तीसरा पॉइंट है इन कैमरा, यानी कि इन जजेस कोर्ट रूम विदाउट द प्रेस और पब्लिक बीइंग प्रेजेंटेड, यानी कि किसी भी केस के दौरान अगर जज का आदेश होता है कि कोर्ट में कोई प्रेस या फिर कोई पब्लिक पर्सन नहीं रहेगा और सिर्फ कोर्ट और उनके स्टाफ की मौजूदगी में ही किसी केस को सुना जाता है, तो उसको बोलते हैं इन कैमरा प्रोसीडिंग। नेक्स्ट इसमें एड इन्फिनिटम, यानी कि अप टू इन्फिनिटी एवरलास्टिंग, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि अनंत काल तक चलते रहना चाहिए। आगे है म्यूटेटिस एंड मुटेंडिस, इसका मतलब होता है कि विद स्मॉल एंड अप्रोप्रिएट चेंजेस, यानी कि छोटे और बहुत ही जरूरी आवश्यक परिवर्तन। आगे इसमें कैविट होता है कि अ वार्निंग दैट पर्टिकुलर थिंग्स, यानी कि कोई भी ऐसी चेतावनी जो कि एक खास चीज़ के लिए दी जाती है, नीड्स टू बी कंसिडर्ड, जिसके बारे में विचार किया जाए, बिफोर समथिंग कैन बी डन, यानी कि कुछ भी कार्य करने से पहले उसके बारे में विचार किया जाए, ऐसी चुनौती को हम बोलते हैं कैविट। आगे पॉइंट नंबर 7 टेबुला रेजा, यानी कि द ह्यूमन माइंड एज इट इज़ एट बर्थ, यानी कि जो मनुष्य का जो दिमाग होता है, जो मस्तिष्क होता है, जो कि उसके जन्म के समय पर होता है, विद नो आइडियाज़ नॉर थॉट्स, यानी कि जिसमें कोई अपने विचार या फिर कोई सोच नहीं होती। अ सिचुएशन इन विच, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थिति है, देयर आर नो फिक्स्ड आइडियाज़, यानी कि जहाँ पर कोई भी पक्के तौर पर कोई विचार नहीं आता है, अबाउट हाउ समथिंग शुड डेवलप, यानी कि किस तरीके से कोई भी चीज़ का विकास किया जाए। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी क्वेश्चन सीरीज, यानी कि क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला, जिसमें हमने कोशिश की है कि सभी क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से आप डील करें। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुना होगा, जो कि आपके 11th क्लास की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 4 से ली गई है, जिसका नाम है द एलिंग प्लेनेट, यानी कि एक बीमार ग्रह, और उसमें साथ साथ ग्रीन मोमेंट का भी रोल इसमें दर्शाया गया है। तो आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को सुनते हुए अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव किया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।